तो आप जस्ट जाइए gamma.ai पे, आप एक प्रॉम्प्ट डालिए, केवल एक प्रॉम्प्ट कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर इतने समय के लिए ट्रेनिंग के लिए जरूरत है, वो जाकर उस टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी पीपीटी डिजाइन कर देगा, केवल एक प्रॉम्प्ट से। ये पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज की डेट में। तो वेब 3.0 का सबसे पहला जो मुद्दा है कि भाई टेक्नोलॉजी को इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाए कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के सारे काम कर सके। दूसरा, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो चीजें ऑटोमेटिकली चलती रहे, उसमें किसी की दखल अंदाजी की जरूरत ना पड़े। जैसे आज आप बैंक से कोई ट्रांसफर करते हैं, कोई पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें बीच में बैठा एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है जो उस ट्रांजेक्शन को चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, और उसमें ह्यूमन एरर होने का स्कोप है, तो उसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है। तो टेक्नोलॉजी को इतना ऑटोनोमस कर दिया जाए कि हम कोई काम करें और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के वो काम हो जाए। एंड थर्ड, ओपन। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट टू ऑल, एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, जो इस समय पर ट्रांसपेरेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो डेटा सीक्रेसी हो रही है, जो डेटा का मिस यूज हो रहा है, उन सब चीजों में इसकी क्यों जरूरत पड़ी वो भी हम आगे बातचीत करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि फंडामेंटल्स ऑफ वेब 3.0 टेक्नोलॉजी क्या है। तो भाई एक गोल तो है, बट किन फंडामेंटल फीचर्स के ऊपर वेब 3.0 खड़ा हुआ है, जो उसका आधार है। तो तीन फंडामेंटल जो है वो है, नंबर वन, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, जैसा कि उसके गोल में भी है कि भाई चीजें ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए, ये नहीं कि छुपी छुपाई है। तो आज आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाके कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो कोई भी व्यक्ति उस ट्रांजेक्शन को चेक कर सकता है वो हुई है या नहीं हुई है। आज कभी कभी अगर हमारे कोई क्वेश्चन आता है कि सर मैंने विड्रॉवल लगाया था, वो नहीं पहुंचा, तो हम क्या बताते हैं भाई, उसका हैश कोड लो, वहां पे आप bscscan.com पे जाओ या tronscan.com पे जाओ, उसे डालो, आपको पता लग जाएगा। अब वो क्या है, वो ओपन है, कोई भी व्यक्ति विद हैश कोड ये पता लगा सकता है कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुई है या नहीं हुई है। तो ओपन है और ट्रांसपेरेंसी है। तो ये पहला फंडामेंटल है वेब 3.0 का। सेकंड फंडा है ट्रस्टलेस। ट्रस्टलेस का मतलब मुझे किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत ना पड़े, मुझे किसी की ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ना पड़े। टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी स्मार्ट हो जाए कि भाई मुझे उस पे, मुझे किसी के भी डिसीजन मेकिंग का, मुझे किसी के भी डिसीजन मेकिंग का वेट ना करना पड़े। तो यानी कि आज जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे को बैंक के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है, तो वो टेक्नोलॉजी ही इतनी स्मार्ट हो जाए कि बस मैंने बटन दबाया और चीजें हो गई, मुझे किसी बीच के थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। तो जो गोल्स हैं उसी से जुड़े हुए फंडामेंटल्स वेब 3.0 टेक्नोलॉजी में डेवलप करने पे काम किए जा रहे हैं। एंड तीसरा, डिसेंट्रलाइज्ड। हुई कैसे? सबसे पहले आया वेब 1, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई। इस बात को हम डेली बेसिस पर अपनी बीओपी में भी बताते हैं, बिकॉज एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, पर आज इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब सबसे पहले वेब 1.0 आया तो वो केवल और केवल कंज्यूमर ओरिएंटेड था। उसका पर्पस केवल एक था, इंफॉर्मेशन देना। आप इस बात को नोट कर सकते हैं। वेब 1.0 का केवल एक फंडामेंटल था, पास ऑन द इंफॉर्मेशन। तो क्या हुआ, वेबसाइट बनी, उसके ऊपर आपने इंफॉर्मेशन डाल दी। अब जो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना चाहता है वो उस वेबसाइट को ओपन करके पढ़ सकता है। दैट्स इट। इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना एक डाकिए वाला काम था। उसके अंदर कोई भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ करती थी। ये एक अखबार की तरह था, एक लाइब्रेरी की तरह था। इंटरनेट क्या था, लाइब्रेरी था। आप गए, जिस भी टॉपिक की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आपने सर्च करा और पढ़ लिया, दैट्स इट। जैसे आज हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो जोन सी किताब हमें चाहिए होती है उस किताब को हम निकालते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, किताब वापस रख के वापस आ जाते हैं। पर हम उस किताब से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे, लाइब्रेरी से कोई हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही।
तो ठीक वैसे ही वेब 1.0 एक लाइब्रेरी की तरह था जिसमें बंच ऑफ इंफॉर्मेशन रखी हुई है। आपको जिस भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन लेकर आप उसको यूटिलाइज कर सकते थे, मगर कोई टू वे कम्युनिकेशन नहीं था। अब जब वेब 2.0 बना तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल था दैट वाज इंटरेक्शन, कि भाई ये जो आमने सामने की पार्टियां हैं ये आपस में इंटरेक्ट कर सके। अभी तक तो सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन है, केवल इंफॉर्मेशन पासिंग का काम चल रहा है। बट जब वेब 2.0 आया तो उसका फंडामेंटल था इंटरेक्शन। पूरा का पूरा फोकस इस बात पे दिया गया था कि ये दो पार्टियां आपस में इंटरेक्ट कर सकें। अगर मैं और आप बैठे हैं तो हम जूम के जरिए इंटरेक्ट कर पाए। मैं अभी अपनी बातचीत कर रहा हूं, आप में से किसी को अपनी बातचीत करनी है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं उसे अनम्यूट करूंगा और बातचीत हो जाएगी, यानी कि इंटरेक्शन हो पा रही है। सेकंड, आज जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, ये ई कॉमर्स बने, इसमें भी क्या है, इंटरेक्शन हो पा रही है। आप कुछ सामान खरीद सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको अमेजन पे, आप प्रोडक्ट खरीदना चाहें तो प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं। पहले क्या होता था, इंफॉर्मेशन मिल गई आपको इंटरनेट पे, पर जाके आपको मार्केट से ही परचेज करना पड़ेगा। दैट वाज वेब 1। वेब 2 में हुआ इंटरेक्शन कि भैया मार्केट में जाने की जरूरत क्या है, अमेजन से खरीदा जा सके। और उस समय पर ये मेजर चेंज हुआ जब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स आए, क्योंकि उससे पहले आप फिजिकल नोट को इंटरनेट में नहीं डाल सकते थे कि चल खरीदारी कर लेता हूं। आपको अगर जरूरत पड़ती तो कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना पड़ता। पर जब वो डिजिटल रुपया आया, जब हमारा पैसा डेबिट कार्ड के फॉर्म में चेंज हो गया, क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में चेंज हो गया, तो केवल कुछ नंबर्स को ट्रांसफर करके हम परचेजिंग कर पाए। हुआ क्या, मेरे बैंक अकाउंट से कुछ नंबर्स ट्रांसफर होकर सामने वाले के अकाउंट में चले गए। भाई कोई फिजिकल रुपया तो नहीं लेकर गया ना, कि मैंने भैया परचेजिंग करी तो कोई मेरे बैंक से एक आदमी निकला 10,000 रुपए लेके भागता हुआ गया चेन्नई में, जाके उसके अकाउंट में जमा करा के आया। नहीं, सिर्फ कुछ नंबर्स ट्रांसफर हो गए। तो क्या हुआ, इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो गया। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स बने वो भी इंटरेक्टिव हुए। आप फेसबुक के ऊपर प्रमोट कर सकते हो अपनी किसी चीज को, सामने वाला व्यक्ति उस पर कमेंट कर सकता है, उसको शेयर कर सकता है। तो वेब 2.0 का क्या फंक्शन था, इंटरेक्शन। ये जो वन साइडेड कम्युनिकेशन है इसको इंटरेक्शन में कन्वर्ट किया जाए। अब वेब 3.0 का जो फोकस है दैट इज ओनरशिप। आज जब हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, आज आपने एक पोस्ट डाली, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है, पर उस डेटा को होल्ड कौन करके बैठा है, यूट्यूब। आपने वीडियो डाली, मेहनत आपकी है, पर उस डेटा को होल्ड कौन करके बैठा है, यूट्यूब। सब्सक्राइबर्स बनाए किसने, आपने, पर उनकी पावर किसके पास है, यूट्यूब। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बिल्ड किसने करे, आपने, पर उनका कंट्रोल किसके पास है, इंस्टाग्राम के पास। यानी कि डेटा आपका है, मेहनत आपकी है, रिसोर्सेस आपके हैं, पर ओनरशिप, ओनरशिप किसी और की है। अब वेब 3.0 का केवल एक मकसद है कि हम ओनरशिप में भी भागीदार बने। जो मेरा डेटा है वो मेरे कंट्रोल में रहे। और जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, डिसेंट्रलाइजेशन होती जाएगी, वैसे वैसे ओनरशिप हमारे पास आती जाएगी। और यही वेब 3 का बेसिक फंड है, ट्रस्टलेस, ओपन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहला चरण क्या था, पहला चरण था इंफॉर्मेशन, दूसरा चरण था इंटरेक्शन, और तीसरा जो चरण होने वाला है वो है ओनरशिप। इस तरीके से वेब 3 टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो ये कोई एडहॉक तरीके से डेवलप नहीं हो रही। हर टेक्नोलॉजी का एक मकसद होता है जिसकी वजह से वो लाई जाती है, और उसके आने की वजह से सब बदल जाता है। अब बात यह कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों वेब 3 की जरूरत पड़ रही है। तो उसकी वजह है वेब 2.0 की कुछ ऐसी बातें जो हम में से ज्यादातर व्यक्ति नहीं जानते। क्या आपको पता है, आज मेरी पत्नी मेरे बारे में इतना नहीं जानती होगी जितना गूगल को मेरे बारे में पता है, चैट जीपीटी को मेरे बारे में पता है, फेसबुक को मेरे बारे में पता है। क्यों, क्योंकि वो हमारी हर एक बात, हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक चीज ले रहे हैं। मेरी कोई भी चीज प्राइवेसी में बची नहीं है। मतलब जो हम कहते हैं ना, प्राइवेसी 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 प्राइवेसी, प्राइवेसी नाम की चीज खत्म हो चुकी है।
हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो चुकी है। वो हमारे हर सेकंड, हर मिनट, हर पल के अंदर झांक रहे हैं। और ये जो डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, ये डेटा हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये डेटा उनके कंट्रोल में है। हमारा डेटा आज उनका बिजनेस बन चुका है। आज कहने को व्हाट्सएप कहता है कि भाई आपकी जो चैट्स है ना फुली एनक्रिप्टेड है, फुली एनक्रिप्टेड, कोई नहीं पढ़ सकता, बट खुद व्हाट्सएप पढ़ सकता है। आप कभी देखिए, आप अपनी धर्म पत्नी से किसी से बात करें कि भाई दिवाली आने वाली है, घर पे इस बार पेंट करवा लेंगे, आप 2-4 दिन जरा लगातार पेंट की बातें करें, आप देखेंगे जब आप फेसबुक ओपन करेंगे ना तो आपको बर्जर पेंट्स की ऐड दिखाई देगी, आपको एशियन पेंट्स की ऐड दिखाई देगी, आपको इंडिगो पेंट्स की ऐड दिखाई देगी। अब ये जाके उनको किसने बताया कि फला फला नंबर वाला व्यक्ति जिसका फोन नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, वो घर में पेंट करवाने की बातें कर रहा है? किसने बताया? अभी रिसेंटली मैं और साजवन सर एक टूर से वापस आ रहे थे रामपुर के, तो हम कुछ गानों के बारे में डिस्कस करते आ रहे थे। दोनों की हमारी एज लगभग सेम है, आई एम अराउंड 43, ही इज अराउंड 47 48। तो हम अपने जमाने के गानों की बात करते आ रहे थे। अब हमने उनमें से कुछ गाने चलाए तो यूट्यूब ने ऑटो सजेशन देना स्टार्ट कर दिया, ये वाला सुन लो, ये वाला सुन लो, ये वाला सुन लो, ये वाला सुन लो। कैसे पता लगा उसको? क्योंकि ही वॉज इनटू आवर थिंकिंग कि ये इस समय पे क्या सोच रहे हैं। आज हमारी सोच भी इंटरनेट डिसाइड करता है। कभी आपने नोटिस करा, आप यहां से ट्रैवल करके महाराष्ट्र चले जाइए तो आपको आपके आसपास के रेस्टोरेंट का सजेशन आना शुरू हो जाता है। उसको पता है आप महाराष्ट्र में है क्योंकि आपकी लोकेशन ऑन है। जो व्यक्ति महाराष्ट्र में है उसको यूट्यूब में मराठी गाने ज्यादा सुनाई देंगे एज कंपेयर टू हिंदी। जो साउथ में है उनको वहां की लैंग्वेज में सुनाई देंगे रेदर देन हिंदी या इंग्लिश। ये कैसे पता है उनको? उन्होंने हमारी हर एक चीज को ट्रैक किया हुआ है। हम किस पे लाइक कर रहे हैं, किस पे कमेंट कर रहे हैं, किसको परचेज कर रहे हैं, किस पे बैठ के देख रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग इज ट्रैक्ड 24/7 और हम उनके रिसर्च पेपर बन चुके हैं। वो हमारे ऊपर रिसर्च कर रहे हो कि जितना रिसर्च वो हमारे ऊपर करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें बेच पाएंगे। इलेक्शंस के टाइम पे वो हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली बना पाएंगे। आज अगर कोई पॉलिटिशियन चाहे तो बता सकता है कि यार मुझे इस तरीके के लोगों तक अपना ये मैसेज पहुंचाना है जो इस तरीके की वीडियोस को देखते हैं, तो यूट्यूब कहेगा जो हुक्म मेरे आका, हो जाएगा। आज किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन पहुंचाना या किसी भी तरीके की मिस इंफॉर्मेशन पहुंचाना एट अ क्लिक ऑफ द बटन हो सकता है, बिकॉज हमारा डेटा ब्रीच हो चुका है। हम कहते हैं भाई डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, डेटा ब्रीच नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं भाई हैकर्स को हमारा डेटा ना पता लगे, पर इन सबको पता है, इन सबको पता है। आज कोई नई ऐप आ जाए जो आपको बोले जी फ्री में मैं आपको चैट जीपीटी यूज करवाऊंगा, हम बिना सोचे समझे डाउनलोड कर लेंगे। क्या पता वो किसी हैकर ने बनाई हो कि हम चैट जीपीटी के टाइम पर अपना कुछ इंफॉर्मेशन उसको देंगे और सारी इंफॉर्मेशन उसके पास चली जाएगी। ये परमिशन हमने दी हुई है। तो चैलेंज वेब 2.0 के साथ ये है कि भाई जो पावर गेम है वो प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है। हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो चुकी है और अब किवायत ये चल रही है कि भाई डेटा डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, किसी एक जगह पे नहीं, ताकि उसको ब्रीच ना किया जा सके। देखिए, बिजनेस पर्पस के लिए कोई डेटा यूज भी कर रहे तो शायद आप और मैं इस बात पे बुरा नहीं मानेंगे कि चलो मुझे अपने घर में पेंट करवाना था और अगर फेसबुक ने मुझे पेंट वालों की ऐड दिखा दी तो नथिंग डूइंग, कोई बात नहीं। मुझे घर में टीवी लेना था, मैं पत्नी का टीवी के बारे में बात कर रहा था और फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने मुझे सैमसंग की ऐड दिखा दी तो कोई बात नहीं, चलता है। पर जब मेरा बाकी डेटा ब्रीच होता है तो चैलेंज है। और इसी तर्ज के ऊपर वेब 3.0 को बिल्ड किया जा रहा है ताकि डेटा किसी एक की किवायत में ना रहे, वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, उसको ब्रीच करने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाए। अब इसी के चलते वेब 3.0 को लाया गया है। अब वेब 3.0 के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो हम कहते हैं 7 डिफरेंट एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं अब मैं उस पर बात करेंगे। और ये वेब 2.0 से कैसे रिलेट होते हैं उनसे समझेंगे हम। क्योंकि आज जो भी बातें, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये न्यू टेक्नोलॉजी तो है,
पर ये कोई नई इंडस्ट्री नहीं है, ये एग्जिस्टिंग का अपग्रेड है, जो मैं जूम मीटिंग में भी बोलता हूं। तो जो 7 एलिमेंट्स हैं वो आज के मौजूदा दौर के किस किस एलिमेंट से कंपैरिजन में आते हैं वो आज हम समझेंगे। सबसे पहला आता है ब्लॉकचेन। ये सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट एलिमेंट है। बिना ब्लॉकचेन के वेब 3.0 का कोई मतलब नहीं है। सारी का सारा वेब 3 ब्लॉकचेन के ऊपर ही बिल्ड होना है। और हम आगे ट्रेनिंग रखेंगे जिसमें हम आपको ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे, जो स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन के ऊपर और पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर ही ट्रेनिंग्स होंगी। देन आता है क्रिप्टो करेंसी, देन आता है मेटावर्स, देन आता है एनएफटीज, देन आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, देन आता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एंड देन आता है डिसेंट्रलाइज स्टोरेजेस। ये कुल मिला के 7 एलिमेंट्स हैं। अब ये 7 एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। सबसे पहली क्या चीज है? टेक्नोलॉजी। दूसरा है मोड ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है मार्केट प्लेस। पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है मोड ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है मार्केट प्लेस, एंड चौथा है एप्लीकेशंस। अब इनमें क्या क्या चीजें हैं देखिए। टेक्नोलॉजी में क्या है? ब्लॉकचेन। टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है? ब्लॉकचेन। जब इंटरनेट बना तो टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई? इंटरनेट। अब ये टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। मोड ऑफ एक्सचेंज क्या है? जब इंटरनेट के ऊपर शॉपिंग होना स्टार्ट हुई तो मोड ऑफ एक्सचेंज बने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और बाद में यूपीआई, डिजिटल पेमेंट स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि आप फिजिकल वर्ल्ड में तो नोट और सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हो, पर डिजिटल वर्ल्ड में परचेजिंग करने के लिए नोट और सिक्कों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले बताया, क्या आप लैपटॉप के अंदर अपना 100 रुपए का नोट डाल सकते हो कि चल भाई सामने वाले से कुछ खरीदारी करनी है, लैपटॉप के अंदर मैं 100 रुपए का नोट डालते हो, सामने वाले को मिल जाएगा? द आंसर इज नो। तो भाई सामने वाले को पेमेंट कैसे हो, ये एक सवाल उठा। उस समय पर टेक्नोलॉजी आई विच वॉज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और बाद में यूपीआई। केवल आपको एक स्कैनर स्कैन करना, सामने वाले के पास पेमेंट चली जाएगी। आज यूपीआई ऑलरेडी इंटरनेशनल हो चुका है। यूपीआई हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान ने डेवलप करा यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आज यूपीआई आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक को भेज सकते हैं। क्रॉस चेन, जो हम कहते हैं ना, क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी होगी। एक कॉइन से दूसरे कॉइन पे ट्रांसफर जाना होगा तो अपने आप चला जाएगा। अभी क्या करता है, अभी मुझे बिटकॉइन करना है तो मैं पहले बिटकॉइन को सेल करूंगा, फिर कोई और खरीदूंगा। डायरेक्टली बिटकॉइन से इथेरियम नहीं होता। मगर आज आप देखिए, कुछ समय पहले तक पेटीएम केवल पेटीएम के ही क्यूआर कोड पे चलता था, फोन पे केवल फोन पे के ही क्यूआर कोड पे चलता था, भीम पे केवल भीम पे के ही क्यूआर कोड पे चलता था। पर अब फोन पे से आप पेटीएम पे भेज सकते हो, भीम पे भेज सकते हो, गूगल पे भेज सकते हो, किसी अमेजन पे भेज सकते हो, किसी में भी पे कर सकते हो। ये कैसे हुआ? क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी, जो आज हम ब्लॉकचेन में बात कर रहे हैं, क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी होगी, वही हमारे वेब 2 में ऑलरेडी अचीव हुई है। उससे पहले चले जाते हैं एटीएम्स। आपके पास एचडीएफसी बैंक का एटीएम है। अब आप मुझे बताइए, आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, अगर आप कोटक में आए और जाके बोले मेरे अकाउंट से पैसा दे दो, तो क्या वो देगा? द आंसर इज नो, नहीं देगा। वो बोलेगा भाई बैंक जाओ, एचडीएफसी तुम्हारा एचडीएफसी बैंक है फिजिकल वर्ल्ड में। बट आप एटीएम कार्ड लेके जाओ कोटक की मशीन के अंदर, कोटक की मशीन में आप अपना एचडीएफसी का एटीएम कार्ड डालो, उसमें पासवर्ड डालो, उस कोटक की मशीन को पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे रखे हुए और आप निकाल के लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आप अपने एटीएम कार्ड से उस देश में जाके, उसको पता है आपके अकाउंट में कितना पैसा रखा है, और यहां से आप अमेरिका चले गए तो भाई आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपए रखे हैं तो ये $100 बनेंगे, तो आप डॉलर्स में पेमेंट निकाल सकते हो। ये क्या है? ये क्रॉस चेन टेक्नोलॉजी है। तो आज भी वो टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी चल रही हैं, पर वो आज के दौर में आज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चल रही हैं। पर आने वाले दौर में जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जब ब्लॉकचेन का यूज होगा, ब्लॉकचेन का यूज होने के बाद ये नकली नोट बनने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। आजकल डिजिटल रुपया ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया, जो कि फिजिकल नोट
नोट की तरह है, तो 10 रुपए का नोट सामने वाले को सेंड कर सकते हो, वो उसी फॉर्म में है, यूपीआई भी नहीं, डिजिटल रुपया है। 100 रुपए का नोट भेजना, ये ले भाई भेज दिया, वो उसके मोबाइल में पहुंच जाएगा 100 रुपए का नोट। इससे क्या होगा? इससे जो करप्शन है, जो नोट डुप्लीकेट हो रहे हैं, जो रजिस्ट्रियां डुप्लीकेट हो रही हैं, जहां पर भी डुप्लीकेसी है वो रुक जाएगी। क्योंकि अभी सेंट्रलाइज डेटा है तो कोई व्यक्ति सिंगल डेटा को हैक करके सब कुछ हैक कर सकता है, बट डिसेंट्रलाइज डेटा होने पे, जो मैं आपको ब्लॉकचेन के ऊपर समझाऊंगा और ब्लॉकचेन की डिटेल्ड नॉलेज दूंगा, तो आपको बताऊंगा कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और जब डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो ये हैकिंग वगैरह की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी होगी ब्लॉकचेन, मोड ऑफ एक्सचेंज होगा क्रिप्टो करेंसी। अब वो क्रिप्टो करेंसी किसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का भी हो सकता है और वो स्टेबल कॉइन्स भी हो सकते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अलग अलग देश अपनी करेंसी को डिजिटल करेंसी की फॉर्म में ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करेंगे। ये ऑलरेडी होने वाला है, इसको ताज्जुब मत कीजिएगा। मैं 5 साल पहले से कहता आ रहा हूं, जस्ट बाय एम कॉइन एंड होल्ड बिकॉज इट्स अ न्यू डिजिटल गोल्ड। आज आपके पास समझ में आए या नहीं आए, पर जब आप इस वेब3 टेक्नोलॉजी को इससे समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि भविष्य क्या है एम कॉइन का, भविष्य क्या है राइजर कॉइन का। तो मोड ऑफ एक्सचेंज होगा क्रिप्टो करेंसी। अब कैसे ये प्राइवेट काम करेंगे, कैसे ये गवर्नमेंट के काम करेंगे? अब देखिए, हिंदुस्तान में जब आप होते हैं तो क्या चलता है? हिंदुस्तान में चलता है रुपया। अमेरिका में क्या रुपया चलता है? नहीं, डॉलर चलते हैं। डॉलर्स। आप दुबई में चले जाए तो क्या क्या रुपया चलता है, डॉलर चलता है? नहीं, दिरहाम चलता है। ऐसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाए तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। आप यूरोप में चले जाए तो यूरो चलता है। अब अगर मैं इसको ध्यान से समझू, ये क्या है? इंडिया की प्राइवेट करेंसी क्या है? रुपया। डॉलर अमेरिका की प्राइवेट करेंसी है। दिरहाम दुबई की प्राइवेट करेंसी है। तो भाई अपने अपने एरिया में वो अपनी अपनी ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी चलाएंगे, बट देयर विल बी कॉइन्स जिनकी पॉपुलैरिटी सब जगह पर होगी। बिटकॉइन आप भेज दीजिए, यूएसडीटी भेज दीजिए। ये क्या है? ये स्टेबल, यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, आप कहीं भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से पेमेंट और मोड ऑफ एक्सचेंज चलेगा। आज भी प्राइवेट करेंसीज हैं। अब मार्केट प्लेस क्या आएगा? अभी जो मैं एप्लीकेशन में आऊंगा तो उस पर बताता हूं आपको। देन आता है मार्केट प्लेस। पहले मार्केट प्लेस होता था फिजिकल मार्केट, जैसे आपको शादी की शॉपिंग करनी है तो चांदनी चौक चले जाओ, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में परचेज करना है तो लाजपत राय मार्केट चले जाओ, आपको शूज खरीदने हैं तो करोल बाग की मार्केट में चले जाओ, अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो गांधीनगर चले जाओ, टी शर्ट्स लेनी है तो लुधियाना चले जाओ, सेब खरीदने तो कश्मीर चले जाओ। व्हाट आर दीज? ये मार्केट प्लेसेस है जहां पर कोई चीज बल्क में मिलती है, उसकी परचेजिंग हो रही है, उसका लेन देन हो रहा है। डिजिटल दुनिया में ये मार्केट प्लेस क्या बन गए? वेबसाइट्स। आज आपका मार्केट प्लेस कौन सा है? आज आपका मार्केट प्लेस है फ्लिपकार्ट, आज आपका मार्केट प्लेस है अमेजन, आज आपका मार्केट प्लेस है मिंत्रा, आज आपका मार्केट प्लेस है आजियो, आज आपका मार्केट प्लेस है एस्केप प्लान। ये मार्केट प्लेस ही तो है। आज अमेजन के ऊपर क्या नहीं मिलता? आज जिस चीज के लिए आप फिजिकल मार्केट में जा रहे हो वो हर चीज आपको अमेजन में मिल जाएगी, बल्कि उससे ज्यादा मिल जाएगी। तो ऑलरेडी आज मार्केट प्लेस है। और मार्केट प्लेस किस लिए होती है? हम अपना खर्चा करें। जब फिजिकल रुपया खर्च करना होता है हमने, तो हम जाते हैं लाजपत राय मार्केट, चांदनी चौक मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, गांधीनगर मार्केट, लुधियाना मार्केट। ये फिजिकल प्लेसेस की मार्केट प्लेस है। जब हमारे को अपने डिजिटल पैसा खर्च करना है तो हम जा रहे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, adidas.com, nike.com। और आने वाले वक्त में हम कहां जाएंगे? मेटावर्स में। हमारा एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा। मेटावर्स के अंदर सरोजनी नगर मार्केट का जब मेटावर्स बिल्ड होगा, तो जैसे हम सरोजनी नगर मार्केट में घूम घूम के टहल टहल के शौक पूरा करते हैं कि यार चल थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और शॉपिंग भी कर लाएंगे, तो कल को सरोजनी नगर मार्केट का मेटावर्स बनेगा। आपको सरोजनी नगर मार्केट घूमना, आप उसमें एंटर करोगे, घूम फिर के अच्छा यार इस वाली शॉप से परचेजिंग करनी लेके आ जाओगे। और बेनिफिट ये होगा कि जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी बॉडी स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपका एक अवतार बन जाएगा। अब आप कपड़ा डालकर देख रहे हो उस अवतार के ऊपर, और आप खुद उसको ऐसे करके देख पाओगे
कि अगर मेरे अवतार पर शूट कर रहा है और मेरा अवतार बिल्कुल मेरी बॉडी प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंगली बना हुआ है, तो यार ये कपड़ा मेरे ऊपर सूट करेगा, एंड देन आप उसको बाय कर पाओगे। दैट विल बी मार्केट प्लेस, जो कि मेटावर्स के नाम से जाना जाएगा, जो आज ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। एंड देन देयर विल बी एप्लीकेशंस। आज आप अपने फोन में मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज करते हो। एंड्रॉयड मार्केट प्लेस है, iOS स्टोर मार्केट प्लेस है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मोड ऑफ एक्सचेंज है, और फेसबुक क्या है? एप्लीकेशन। गूगल क्या है? एप्लीकेशन। यूट्यूब क्या है? एप्लीकेशन। तो ऐसे ही मार्केट प्लेस में अलग अलग एप्लीकेशंस आएंगी। NFT एक एप्लीकेशन है, गेमिंग एक एप्लीकेशन होगी, उसके अलावा आपने रियल एस्टेट परचेस करना है, वो एक एप्लीकेशन होगी, आपको कोई कंसर्ट करना है, वो एक एप्लीकेशन होगा। तो एग्जैक्टली वही इंफ्रास्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू हो जाएगा जो आपका वेब 2.0 में है। तो अगर मैं आपको वेब 2.0 की दोबारा एक्सप्लेन करूं, टेक्नोलॉजी क्या होगी? इंटरनेट। मैं फोन के हिसाब से बता रहा हूं। मोड ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? डिजिटल मनी, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। मार्केट प्लेस क्या हो गया? गूगल प्ले स्टोर। आपको कुछ भी लेके आना है, आप गूगल प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हो गया मार्केट प्लेस। और एप्लीकेशन क्या होगी? जो भी एप्लीकेशन आपके फोन में दिख रही हैं, आपने कहां से डाउनलोड करी है, उस जगह से। तो मार्केट प्लेस में वो जगह अवेलेबल होगी। ठीक वैसे ही वेब 3 में टेक्नोलॉजी होगी ब्लॉकचेन, मोड ऑफ एक्सचेंज होगा स्टेबल कॉइन्स, क्रिप्टो कॉइन्स, मार्केट प्लेस होगा आपका मेटावर्स, एंड एप्लीकेशंस होंगी जो मल्टीपल एप्लीकेशंस वहां पे बनाई जाएंगी। वो NFT होगा, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होगा, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज होगा, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी एप्लीकेशंस में आने वाली हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी तरीके से अगर आज हम अपने इकोसिस्टम को देखें, तो वो हर एक एलिमेंट आपको इसमें मिल जाएगा। हमारी ब्लॉकचेन है, हमारा मेटावर्स है, हमारी क्रिप्टो करेंसी है, हमारे पास आज अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी है M कार्ड के रूप में। आज आपको फ्रैंक मुलर परचेज करनी है तो आप हमारे मेटावर्स में जाके परचेज कर पाओगे, ये एक मार्केट प्लेस है। एडअप हमारी एक एप्लीकेशन है। M20 डेक्स हमारी एप्लीकेशन है जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आएगी, यूज क्या करेगी? ब्लॉकचेन को यूज करेगी। इल्मो अकेडमी हमारी एप्लीकेशन है। प्रोबोटेक्स हमारी एप्लीकेशन है। तो जो जो एलिमेंट्स आज इंफ्रास्ट्रक्चर में वेब 3 में जरूरत है, वो सारे के सारे M20 इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। आज उन सब के ऊपर M20 इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये हमारे पिछले 6.25 साल की अभी तक की अचीवमेंट है। और अगले 5 साल, क्योंकि जब से M20 इकोसिस्टम की शुरुआत हुई है, हम एक बात बोलते आए हैं, ये भविष्य का प्रोजेक्ट है और इसको कंप्लीट होते होते 2030 हो जाएंगे। आज से आप 5 साल पहले की वीडियो देख लीजिए, आज की देख लीजिए। एक बात हम कंसिस्टेंटली कह रहे हैं, भाई ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इसको कंप्लीट होते होते 2030 का वक्त लगेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग विजन रखते हैं तो इसका पार्ट बने, क्योंकि इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बट बाय द टाइम वी विल रीच अवर डेस्टिनेशन 2030 तक जब हम पहुंचेंगे, तो जितना बड़ा इकोसिस्टम हम बिल्ड कर चुके होंगे, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजीज हम बिल्ड कर चुके होंगे, जितनी बड़ी मार्केट प्लेस हम बिल्ड कर चुके होंगे, जितनी बड़ी कम्युनिटी हम बिल्ड कर चुके होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो हर एक व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट रहेगा 2030 तक, वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका होगा, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका होगा। तो आज ये जो हमने देखी, इन सबसे जुड़े हुए रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज आज M20 इकोसिस्टम के अंदर हैं, जो हम रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग्स के अंदर आपको लगातार एक्सप्लेन करते रहते हैं। और अब हम दोबारा से, पहले हम किया करते थे, दोबारा से हर एक एलिमेंट की एक सेपरेट ट्रेनिंग हम करेंगे, जिसमें आपको ब्लॉकचेन को सेपरेटली समझाया जाएगा, NFTs क्या है उनको सेपरेटली समझाया जाएगा, डेफी क्या है उसको सेपरेटली समझाया जाएगा, इन सब के क्या यूज केसेस होने वाले हैं और भविष्य में इनकी क्या क्या मार्केट साइज होगी, वो सब चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आने वाली ट्रेनिंग्स के अंदर। अब नेक्स्ट आता है पहला एलिमेंट विच इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? ये टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर Web3 बिल्ड होगा, जो मैंने आपको बता दिया। और ये एक इंटरनेट की तरह काम करेगा। जैसे आज इंटरनेट के ऊपर सारी चीजें बिल्ड होती है, कोई भी वेबसाइट हो रही है इंटरनेट पे बिल्ड हो रही है, जूम क्या यूज कर रहा है? इंटरनेट यूज कर रहा है। तो जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोजेक्ट Web3 में बिल्ड होगा, वो ब्लॉकचेन को एज बेस टेक्नोलॉजी यूज करेगा। सिंपल। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई ब्लॉकचेन क्या है, तो भाई ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक बही खाता है, जिसके ऊपर वो सारी के सारी चीजें बिल्ड होंगी जो Web3 में आनी है
और उनकी सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स ब्लॉकचेन के ऊपर हुआ करेंगी। ये एक बही खाते और एक टेक्नोलॉजी की तरह काम करने वाला है। ब्लॉकचेन के क्या क्या यूज केसेस होंगे? बैंकिंग एंड पेमेंट में ब्लॉकचेन यूज होगी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन यूज होगी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कि भाई आपका प्रोडक्ट चल के कहां पहुंचा है, ये सारे डिटेल्स आपको ब्लॉकचेन में मिलेंगे। हेल्थ केयर का डेटा आपको ब्लॉकचेन पे मिलेगा। आज क्या है, मान लीजिए आप एक हॉस्पिटल में गए, आपको एक फाइल मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब आप कल को उस हॉस्पिटल से छोड़ के किसी और हॉस्पिटल में गए तो आपको पूरी फाइल कैरी करनी पड़ती है, पर आने वाले समय में हर एक पेशेंट का डेटा ब्लॉकचेन पे अपलोड हुआ करेगा। आप कहीं चले जाएं, आप केवल अपना डिटेल्स बताएंगे और आपकी सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन से वो पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल है, जो हेल्थ सेंटर है, वो रिट्रीव कर लेगा। उसको एग्जैक्टली पता होगा आपको क्या दवाई चल रही है, कब से चल रही है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, एवरी सिंगल थिंग। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं सिबिल स्कोर का। आज तो सिबिल एक एक सेंट्रलाइज्ड डेटा है जिसको बैंक एक्सेस करते हैं, जिसके अंदर आपका क्रेडिट स्कोर रखा जाता है। आपने ईएमआई टाइम पे पे करी नहीं करी, क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे पे किया नहीं करा, ये सारे डिटेल्स उस पर रखे जाते हैं। अभी क्या होता है, जिस भी बैंक को सिबिल स्कोर आपका पता करना है, वो सिबिल की उस ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करता है आपसे परमिशन लेकर। आज भी आपसे परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई क्या आपका हम सिबिल स्कोर चेक कर लें, तो आपसे परमिशन लेके वो रिक्वेस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर सेंट्रल एजेंसी को कि भाई ये पैन कार्ड है, इस व्यक्ति का सिबिल स्कोर हमारे को बता दो, तो बता देते हैं। और वो सिबिल स्कोर के बिहार पे देखते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड देना नहीं देना, अगला लोन देना नहीं देना, जो भी है। पर आने वाले समय में ये सारा डेटा आपका ब्लॉकचेन पे होगा। वो बस आपसे एक बार परमिशन लेंगे कि भाई हम ले ले, रिट्रीव कर ले, ब्लॉकचेन पे जाएंगे, उन्हें कोई सेंट्रल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो डेटा देख रहे हैं वो देखेंगे और उसके बिहार पे तय हो जाएगा आपको लोन दिया जाए या ना दिया जाए, आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाए या ना दिया जाए, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। ऐसी डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आज आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप अंगूठा लगाते डेटा रिट्रीव हो जाता है, ये डेटा कहीं तो लगा हुआ है। कैसे आपका थंब इंप्रेशन रखते हैं, आधार कार्ड का डेटा रिट्रीव हो जाता है? बिकॉज योर थंब इंप्रेशन इज कनेक्टेड विद आधार कार्ड डिटेल्स। अब ये डेटा कहीं रखा हुआ है, आज ये डेटा सेंट्रलाइज्ड है, आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइजेशन में चला जाएगा, ये ब्लॉकचेन में चला जाएगा। आज हम सुनते भी आधार कार्ड का डेटा हैक हो गया, एम्स का सर्वर हैक हो गया, पर आने वाले टाइम में जब ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएंगी, इनको हैक करना पॉसिबल नहीं होगा। वोटिंग एंड ई गवर्नेंस, आज हम रोज रोना सुनते हैं, ईवीएम हैक हो गई, फलाना हैक हो गया, ढिमकाना हैक हो गया। वंस ये ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा कोई ड्रामेबाजी होना ही खत्म हो जाएगी। और कर्नाटका के अंदर, बैंगलोर के अंदर ऑलरेडी एक टेस्ट हो चुका है जहां पर ब्लॉकचेन के जरिए वोटिंग करवाई गई थी। ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑटोमेशन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? मान लीजिए दो पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ कि भाई ये काम होने के बाद पेमेंट दे दी जाएगी। अब होता क्या है, दूसरी पार्टी पेमेंट देने में आनाकानी करती है, तो पेमेंट उस डिजिटल वॉलेट में होगी। जैसे ही ये वाली पार्टी अपने काम का डिटेल उसमें डालेगी कि मैंने ये काम कर दिया है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी उसके अकॉर्डिंगली काम इवैल्यूएट होगा। जैसे पाया जाएगा कि यस उतनी एक्यूरेसी के साथ काम कंप्लीट कर दिया जा चुका है, तो डिजिटल वॉलेट से पेमेंट अपने आप उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। कोई पार्टी इंटरवेंशन नहीं, कोई बाद में मनमोजी नहीं। ऐसे ही एजुकेशन सर्टिफिकेट, आजकल डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बन जाते हैं, डिग्रियां बन जाती हैं, उस समय पे ये काम नहीं हो पाएगा, बिकॉज एवरी सिंगल थिंग विल बी ब्लॉकचेन लिंक्ड। इंश्योरेंस क्लेम्स, आजकल इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, उस समय पे वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से बहुत क्लियरली डिफाइंड होंगी। और ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे आप डेटा अपलोड करेंगे, टेक्नोलॉजी काम करेगी कि हाँ यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और वो प्रोसेस हो जाएगा। ऐसी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा कोई एरिया ऑफ एप्लीकेशन नहीं बचेगा जहां पे ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा। जो भी काम आज डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे हैं, जो भी काम हम हो रहे हैं, जो हम डिजिटल रजिस्ट्री की बात कर ले, इमिटेशन की बात कर रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग विल बी अपलोडेड एंड ट्रांसफर टू ब्लॉकचेन। अभी जो सेंट्रल डेटाबेसेस है वो सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस हो जाएंगे और सबके सब ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर होने वाले हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, दुनिया के टॉप 30 बैंक्स ऑलरेडी ब्लॉकचेन एडॉप्शन कर चुके हैं और ये उनके यूज केसेस हैं
ये मैं आपको नीचे सोर्स दे रहा हूं, ये medium.com का जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उनका आर्टिकल था, नीचे उसका लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फोटो ले सकते हैं, या गूगल पे जाके आप डालेंगे तो आपको ये आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएगा। उसके अलावा आज हिंदुस्तान के बहुत सारे बैंक मेटावर्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी मेटावर्स पे ब्रांचेस खुल चुकी हैं। तो ये हम चाहें या ना चाहें, ये डेटा जो है वो ऑलरेडी चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें शिफ्ट हो रही हैं। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस इकोसिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, वो हेड ऑफ द कर्व है, वो आगे चल रही है चीजों से। और अगर हम उसका पार्ट बने रहते हैं, जो कि भविष्य की इंडस्ट्री है, तो जब ये इंडस्ट्री 2032 तक अपनी चरम सीमा पे पहुंचेगी, तब तक हम सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। नेक्स्ट आता है क्रिप्टो करेंसी। तो भाई इट विल एक्ट एज अ पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। अब दो तरह की होंगी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो बनाया करेगी वो डिजिटल कॉइन जो बनाएगी, वो स्टेबल कॉइन्स होंगे, जैसे रुपए की वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट नहीं होती है, जैसे यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, तो वो। और दूसरा जो प्राइवेट पड़ेंगी, जैसे एम कॉइन, राइजर कॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब प्राइवेट करेंसीज हैं, ये डिमांड और सप्लाई पर चलेंगी। और इवन हमारा जो रुपया होता है वो भी डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। जैसे अभी वॉर चल रही है, तो भाई डॉलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ रही है, तो रुपए की वैल्यू गिर रही है, क्योंकि लोग डॉलर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, रुपया कम डिमांड कर रहे हैं। आज डॉलर इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि किसी भी देश से आप बिजनेस करने की बात करो, बोले मैं डॉलर में पेमेंट करूंगा, तो एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर आप उसे बोले मैं दिरहाम में पेमेंट करूंगा, रशिया को बोलो कि मैं पेमेंट दिरहाम में करूंगा, तो रशिया आना कहां नहीं करेगा, यार दिरहाम तो सिर्फ यूएई में ही चलेगा। कल को मैं इतना सामान तो खरीदता ही नहीं यूएई से कि मैं दिरहाम में वापस पे कर सकूं। मैंने खरीद लिया, मैंने अपना माल बेच दिया दिरहाम में, मेरे पास दिरहाम आ गए, अब मैं ये दिरहाम कहाँ यूज करूंगा? इसी वजह से डॉलर आज इतना पॉपुलर है। और यही वजह है कि क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो कि डॉलर्स की पावर को कम करना चाहते हैं, उस चक्कर में अमेरिका भड़का रहता है। तो ऐसे ही हर गवर्नमेंट अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर आएगी और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज भी होंगी। आप जब इंडियन ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप जाके किसी स्टोर से मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो वो बोलेंगे कि भाई आप पेमेंट किस में करो, इंडियन क्रिप्टो करेंसी में पे कर सकते हो। तो ये बातें हमें समझने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज आप मान लीजिए किसी शॉप पे जाए और 10 रुपए के गोलगप्पे खाएं, अगर आप आज किसी शॉप पे जाएं और 10 रुपए के गोलगप्पे खाएं और आप उसे बोले कि भाई मैं पेटीएम में पेमेंट करना चाहता हूं, तो वो व्यक्ति आपसे पेटीएम लेने के लिए मना कर सकता है। मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए, अपने 10 रुपए के गोलगप्पे खाए, आपने बोला मैं पेटीएम से पेमेंट करूंगा, तो पेटीएम से पेमेंट लेने के लिए मना कर सकता है कि भाई मैं नहीं ले रहा पेटीएम से, मैं पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करता। पर अगर आप उसे 10 रुपए का सिक्का दें, तो क्या वो मना कर सकता है 10 रुपए का सिक्का लेने से कि नहीं भाई मैं तो डॉलर्स में पेमेंट लूंगा? नहीं कर सकता, क्योंकि वो हिंदुस्तान में बैठा है, हिंदुस्तानी करेंसी तो उसे एक्सेप्ट करनी ही होगी। वो डॉलर को मना कर सकता है, वो दिरहाम को मना कर सकता है, वो पेटीएम को मना कर सकता है, पर इंडियन करेंसी जो 10 रुपए है वो मना नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही हर गवर्नमेंट जो अपनी क्रिप्टो करेंसी लेकर आएगी वो उस देश में चलेगी, उसे कोई मना नहीं कर सकता होगा। उसके बाद हर एक व्यक्ति की अपनी इच्छा होगी वो किस में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप मान ले आपने हमारे किसी ट्रेनिंग इवेंट के लिए बुलाया और आप बोले कि सर एमकॉइन में पेमेंट कर दूं, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एमकॉइन की वैल्यू पता है। पर जिस व्यक्ति को एमकॉइन की वैल्यू नहीं पता, वो एमकॉइन में पेमेंट नहीं लेगा। आज जब दुकान पे जाके बोले भाई डॉलर दे दूं, $1 गोलगप्पे की बजाय 10 रुपए के गोलगप्पे खाऊंगा और $1 पेमेंट दूंगा, अब अगले को मान लो डॉलर पता ही नहीं क्या है, तो क्या वो आपसे पेमेंट लेगा? भले ही डॉलर दुनिया भर में ज्यादा पॉपुलर हो, भले ही डॉलर $1 100 का है और आप 10 रुपए के गोलगप्पे खा रहे हो, वो बदले में $1 भी नहीं लेगा, क्योंकि उसको डॉलर समझ में नहीं आ रहा, उसको 10 रुपए ही समझ में आ रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो उन पर्टिकुलर देशों में चलाई करेंगी, और जो प्राइवेट होंगी वो डिमांड एंड सप्लाई पर होंगी, उनकी कम्युनिटी में होंगी। जितनी बड़ी पॉपुलर कम्युनिटी होगी, उतना ज्यादा डिमांड, उतनी ज्यादा यूज केस उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की होती चली जाएगी। इसीलिए इसे बोलते हैं कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है।
क्योंकि आज अगर 50,000 लोग एम कॉइन लेने को तैयार है और कल को 50 लाख लोग एम कॉइन लेने को तैयार हो जाते हैं, तो एम कॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा लोग करेंगे तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। यही ब्लॉकचेन के ऊपर है। आज हमारे ब्लॉकचेन पे कुछ टोकन डिप्लॉयड है, कल को ज्यादा टोकन डिप्लॉयड होंगे, तो वो हर एक टोकन अपने फंक्शनिंग के लिए एम कॉइन को डिमांड करेगा। तो एम कॉइन की डिमांड बढ़ेगी तो एम कॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। यही आज डॉलर्स के साथ होता है, यही आज रुपयों के साथ होता है, यही आज अब धीराम के साथ होता है, यही आज रूबल के साथ होता है, और यही कल को क्रिप्टो करेंसीज के साथ होने वाला है। तो देयर विल बी फ्यू कॉइन्स जो कि स्टेबल होंगे, जैसे यूएसडीटी जो अपने आप को डॉलर से के साथ जोड़ के चलता है, एंड फ्यू विल बी फ्री जो अपने अकॉर्डिंगली उनके प्राइस मैनेज होंगे। जो कि आज जैसे ऑयल प्राइसेस को गवर्नमेंट ने भी वो कर दिया कि भाई ऑयल कंपनीज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, मगर पहले उनमें गवर्नमेंट का पूरा इंटरवेंशन रहता था। तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि क्रिप्टो करेंसी उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से आज क्या कहते हैं नॉर्मल करेंसीज काम कर रही है। और कभी भी जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज है उनको करेंसी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कल को मान लीजिए देश पे अटैक हो गया, तो भाई अगर जो देश की जो सेना है उसकी सैलरी कैसे जाएगी? वो तो उसी में जाएगी ना जो देश की करेंसी है, एम कॉइन में नहीं पेमेंट की जाएगी उसको। तो वो डिजिटल एसेट्स के रूप में होकर आ जाएंगी, जिसको मैं पर्सनल लेवल पे तो एक्सेप्ट कर सकता हूं, मगर सेंट्रल लेवल पे कभी भी गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस करेंसी के रूप में नहीं देगी, डिजिटल एसेट्स के रूप में देगी। और इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी बिल 2021 आया उसमें बड़ा कैटेगोरिकली निर्मला सीतारमन ने बोला कि भाई ये डिजिटल एसेट्स हैं, चाहे एनएफटी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, दीज आर डिजिटल एसेट्स। और ये बाद में 2020 से बोलता आ रहा था कि भाई इनको करेंसी का दर्जा नहीं मिलेगा, इनको एसेट का दर्जा मिलेगा। और इसीलिए मैंने ये लाइन बोली थी, जस्ट बाय एम कॉइन एंड होल्ड बिकॉज इट्स अ न्यू डिजिटल गोल्ड। कि एक टाइम पे गोल्ड भी मोड ऑफ पेमेंट था, पर बाद में मोड ऑफ पेमेंट नोट रह गए और गोल्ड एसेट बन गया। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को जो रूप होगा वो एसेट्स की तरह होगा, पर इंटरनली आप और मैं एक दूसरे को उस करेंसी को ट्रांसफर कर पाएंगे। पर गवर्नमेंट के लेवल पर जो गवर्नमेंट बैक करेंसीज होंगी केवल वही करेंसी का रूप मानी जाएंगी, क्योंकि वो स्टेबल होंगी। आज आपका 2000 का नोट कल को 200 रुपए का रह जाए तो आप उसको यूज नहीं करोगे। तो एसेट अप एंड डाउन हो सकती है, करेंसीज नहीं। तो डिजिटल करेंसीज उनको माना जाएगा और ये सारी की सारी डिजिटल एसेट्स में क्लासिफाई हो जाएंगी। इसीलिए ये मोड ऑफ पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू का यूज होगा। विल हैव एग्जिस्टेंस इन इंटरनल कम्युनिटी। एम कॉइन जिसको समझ में आता है वो एम कॉइन में पेमेंट ले लेगा, इथेरियम जिसको समझ में आता है वो इथेरियम में पेमेंट ले लेगा, बिटकॉइन जिसको समझ में आता है वो बिटकॉइन में पेमेंट ले लेगा, सोलाना जिसको समझ में आता है वो सोलाना में पेमेंट ले लेगा। और भाई डॉलर्स तो सबको समझ में आता है, डॉलर्स में तो पेमेंट ले ही लेंगे। तो जो करेंसी है वो करेंसी रहेगी और डिजिटल एसेट्स बन के काम करेंगी। आगे चलते हैं। देन आता है मेटावर्स। ये क्या है? डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। आज जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसका एक डिजिटल कॉपी बना दीजिए, वो मेटावर्स। वो हर काम जो आज हम डिजिटल वर्ल्ड में करते हैं, साथ बैठ के कॉफी पीना, साथ बैठ के मूवी देखना, साथ में घूमने जाना, साथ में झूले झूलना, जो काम भी हम फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं वो सब हम मेटावर्स में हमारा अवतार कर पाएगा। हम एक जीती जागती वीडियो गेम के अंदर एंटर कर जाएंगे। जैसे बचपन में हम कॉन्ट्रा खेलते थे तो हमारे पास कुछ कंट्रोल्स होते थे, हम उस बंदे को उछाल भी पाते थे, लेटा भी पाते थे, सुरंग से भी निकाल पाते थे, गोलियां भी चला पाते थे। तो जरा सोचिए कि अनुराग गेरा का एक डिजिटल अवतार आ गया और वो वैसे काम कर रहा है जैसे अनुराग गेरा करवाना चाह रहा है। अभी आप जूम पे मेरी फोटो देख पा रहे होंगे, ये डिजिटल अवतार ही तो है। अनुराग गेरा जैसे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं वैसे वो मूव कर रहा है। अब जरा सोचिए ये अवतार एक इमेज फॉर्मेशन में होता और मेरे हाथ में कंट्रोल्स होते कि जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं, जो जो मैं काम कर रहा हूं वैसा वो मूवमेंट वहां पे कर रहा है। तो सोचिए इस तरीके का जो रूपरेखा बनेगी वो मेटावर्स कहलाएगा और हम उसके अंदर घूमेंगे। हमारा वर्ल्ड 2D से 3D पे शिफ्ट हो जाएगा। हमारा खुद का भी मेटावर्स बन रहा है, m20verse.com के ऊपर आप जाके उसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से 3D वर्ल्ड तैयार होगा, विलास बनेंगे, मूवी सेंटर्स बनेंगे और हम उसके अंदर जाके
कर पाएंगे। जरा सोच के देखिए, कल को ताजमहल मेटावर्स में आ जाए। अब एक व्यक्ति महाराष्ट्र में बैठ के ताजमहल के बारे में पढ़ता है, अब उसके पेरेंट्स के इतना पॉसिबल नहीं है कि वो उसी टाइम ट्रेन पकड़े और उसको लेकर आए और उसको ताजमहल दिखाए, नहीं पॉसिबल। पर अगर ताजमहल का मेटावर्स तैयार हो तो आप बस सिर्फ ना गॉगल्स पहनेंगे, उसके मेटावर्स में एंटर करेंगे, वहां बैठे बैठे ताजमहल घूम के आ जाएंगे। जैसे आज आप यूट्यूब में देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर ताजमहल का टूर, वर्चुअल टूर ऑफ ताजमहल, तो किसी ना किसी ने महल का घुमा होगा और उसने उस पूरे को कवर करके वहां पे डाला होगा। डिजिटली तो ताजमहल आज भी घूम सकते हैं, मेटावर्स में खुद एंटर करके उसको महसूस कर पाएंगे। तो हमारा वर्ल्ड 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। रियल वर्ल्ड इमोशंस डिस्प्ले होंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे मूवी देखते देखते हम इतने एंग्रॉस हो जाते हैं कि हमें पता सामने वाला एक्ट कर रहा है पर हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक वैसे ही रियल वर्ल्ड इमोशंस जो है वो वहां पे डिस्प्ले होंगे। देन आता है एनएफटी। एनएफटी मतलब है नॉन फंजिबल टोकन, इसके हम डिटेल ट्रेनिंग करेंगे। नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सकता हो, टोकन मतलब एक कमिटमेंट। तो नॉन फंजिबल टोकन है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फोटो, उसकी एक एनएफटी बन गई, तो ये पूरी की पूरी मेरी है। जैसे बिटकॉइन को टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, आप आधा बिटकॉइन भी ले सकते हो, चौथाई बिटकॉइन भी ले सकते हो, 1/10 बिटकॉइन भी ले सकते हो, पर आप 1/10 एनएफटी नहीं ले सकते। आज फ्रैंक मिलर वॉच की एनएफटी बन गई, तो जिसके पास पूरी वॉच है उसी के पास उसकी एनएफटी है। आधे टुकड़ों में तोड़ के 2 एनएफटी नहीं की जा सकती उसकी। तो नॉन फंजिबल का मतलब होता है जिसको डुप्लीकेट ना किया जा सकता हो, जिसको तोड़ा ना जा सकता हो। ये एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जो कि डिजिटल एसेट्स और कमोडिटीज, फिजिकल और डिजिटल दोनों की कमोडिटीज के लिए यूज होंगी। कलेक्टेबल होंगी और यूजेबल होंगी, दो तरीके की होंगी। एक होगी यूजेबल, जिसको आप यूज कर पाएंगे रियल लाइफ के अंदर। दूसरी होगी कलेक्टेबल, जैसे आप आर्ट गैलरी में जाके कोई आर्ट पीस खरीद लेते हैं और उसको अपने उसके अंदर सजा के रखते हैं, वैसे ही कुछ कलेक्टेबल एनएफटी। और अगर आपको मेटावर्स बॉटल पीनी है तो पानी की बॉटल भी एक एनएफटी होगी, पर आप उस पानी की बॉटल को पी के फेंक देंगे, वो यूजेबल एनएफटी होगी। तो इस तरीके से दो तरीके से एनएफटीज काम करेंगी। यूज केसेस होंगे ओरिजिनल आर्ट वर्क, इवेंट टिकर्स, ओरिजिनल एंड म्यूजिक, इन गेम आइटम, डिजिटल कलेक्टेबल्स, ये सारी की सारी चीजें एनएफटी के रूप में आपको मिलेंगी। जब हम एनएफटी के ऊपर डिटेल में ट्रेनिंग करेंगे तो आपको और डेप्थ में इन चीजों को जानने समझने को मिलेगा। देन आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? एग्रीमेंट्स होंगे, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो दो पार्टीज के बीच में हुआ करेंगे और पार्टीज के ऊपर बाउंड हुआ करेंगे। कहाँ स्टोर हुआ करेंगे? ब्लॉकचेन के ऊपर हुआ करेंगे और बिना किसी फिजिकल इंटरवेंशन के ये काम किया करेंगे। जो एक बार एग्रीमेंट्स तय हो गए, जैसे जैसे वो कंडीशंस पूरी होती जाएंगी, एग्रीमेंट में जो उसका मुआवजा दिया गया है, जो उसके बारे में बोला गया है, वो काम स्वतः एग्जीक्यूट होता जाया करेगा। देन आता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आज जैसे बैंक के पास आप जाते हैं लोन लेने, वैसे आप डिसेंट्रलाइज एजेंसीज के पास जाएंगे बैंक लोन लेने। वहां पे लोन रेट बहुत कम होगा। जैसे आज एजुकेशन रेट जाता है 13%, होम लोन का 10%। फ्यूचर में ये रेट्स बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि कोई फिजिकल जगह की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। तो ये जो इतने सारे रेंट जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जा रहे हैं, ये नहीं जाया करेंगे। ऑल्सो मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं किसी को लोन देना चाहता हूं, तो मैं डिजिटल सेंट्रलाइज एजेंसी से, जो डिसेंट्रलाइज एजेंसी हुआ करेगी, उसके जरिए अपना 1 लाख रुपए लोन दे पाऊंगा और मैं बोल पाऊंगा कि भाई मेरे को तो अगर इस पर 8% भी इंटरेस्ट मिल जाता तो भी चलेगा, तो मैं देकर 8% का वो इंटरेस्ट ले पाऊंगा। तो ये एक तरीके से फ्यूचर बैंकिंग है। फास्ट होगा, इकोनॉमिकल होगा और ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि ये हमेशा एसेट बैक्ड रहा करेगा और क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर बेस्ड होगा, एसेट बैक्ड होगा। मैंने 1 लाख का लोन किसी को दिया तो बदले में वो अपना, जैसे आज आप ब्लॉक अपना बाइनेंस पे आपकी कुछ कॉइन्स हैं, तो आप 70% कॉइन की वैल्यू का लोन ले सकते हैं। आज आप बैंक में इतना गोल्ड रख के आप 70% वैल्यू का गोल्ड लोन ले सकते हैं। आपने 1 लाख का गोल्ड बैंक को दे दिया तो आपको 70,000 लोन मिल जाएगा। आपका गोल्ड भी खड़ा है, लोन आपको मिल गया। जिस दिन आप लोन वापस करेंगे आपका गोल्ड वो वापस हो जाएगा। तो वैसे ही आप अपने क्रिप्टो एसेट्स के जरिए ही लोन्स ले पाएंगे और दे पाएंगे। ये होगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। देन इसके दो बड़े प्लेटफॉर्म्स है, यूनिस्वैप एंड कंपाउंड।
देन आएगा डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, जहां पे आप अपनी डाटा बैंक को स्टोर कर पाएंगे, अपने क्रिप्टो एसेट्स को स्टोर कर पाएंगे। ये लॉक की तरह काम करेगा, सेफ और सिक्योर हुआ करेगा, मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी हुआ करेगा, साथ मेटा मास्क है। अब ये वो फ्यूचर ऑल्टरनेटिव्स है। वेब 2 की कौन सी एप्लीकेशन वेब 3 में क्या बन, क्रोम जैसे हम यूज करते हैं ब्राउजर के रूप में, तो वैसे ब्रेव ब्राउजर है। आज जैसे स्टोरेज के लिए हम गूगल ड्राइव या फिर ड्रॉपबॉक्स का यूज करते हैं, वैसे आईपीएफएस और स्टोर्स है। जैसे आज हम वीडियो एंड ऑडियो कॉल्स के लिए स्काइप यूज करते हैं, वैसे एक्सपर्टी आ चुका है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड्रॉयड और आईओएस यूज करते हैं, तो उसमें ईओएस और एसेंशिया आ चुका है। आज हम सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आज उसके पास टीमिट और अकासा आ चुका है। आज हम यूज करते हैं मैसेजिंग, उसके लिए ऑलरेडी स्टेटस आ चुका है। और आज हम रिमोट जॉब ढूंढने के लिए अप यूज करते हैं, वहां पे ऊपर एथेंस आ चुका है। तो आज ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं बची वेब 2 की जिसकी रिलेटिव वेब 3 की एप्लीकेशन अवेलेबल ना हो। इट इज जस्ट कि वो भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई है, क्योंकि पेनिट्रेशन लेवल जस्ट 5% है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, वैसे वैसे इनकी एडॉप्शन बढ़ती जाएगी, और देखते ही देखते more than 50% of the world population will shift to web 3। और अगर आपने उस दिन तक इंतजार करा, तो you will be in the pioneers, you will be pioneers। तो आज M20 इकोसिस्टम आपको वो मौका देता है कि आप इस एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं। आप उसकी इनिशियल फेज में आपको जस्ट पेशेंस के साथ यहाँ बने रहना है, एंड देन द लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो यही सारी बातें मुझे आज आपसे करनी थी। आई होप आज आपका जो ट्रेनिंग सेशन रहा, जो टॉपिक रहे, वो आपके लिए यूजफुल रहे होंगे, और डेफिनेटली आपने इनमें से कुछ ना कुछ सीख कर अपने फील्ड पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की बातचीत को यहाँ पे मुकम्मल करते हैं। अब हम मिलेंगे आपको आज की बीओपी के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर। Recording stopped.